देश, धर्म और इतिहास पर 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें इतनी मशहूर हैं कि काफ़ी बड़े नेताओं और संत महात्माओं ने इनकी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना की। नमस्कार कृष्णेश्वर महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आज मैं इस देश के इतिहास और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले देश के अतीत के कुछ पन्नों को भी खंगालूंगा ताकि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के लोग, खास करके हिंदू जाति के लोगों की मानसिकता शुरू से ही गलत राजाओं, मंत्रियों और साधु संतों को मानने वाली रही है, जिसकी वजह से यह देश पहले भी पतन के रास्ते पर जाकर के गुलाम हो गया था। और आज भी इस अंधभक्त हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी के झूठ, बेईमानी और गैर जिम्मेदार अहंकारी वाली छवि का चादर ओढ़ लिया है। झूठे तथा अपनी नाम और प्रतिष्ठा के भूखे इस नरेंद्र मोदी ने इसी अंधभक्त हिंदुओं, दलाल मीडियाओं, चुनाव आयोगों, कोर्ट, CBI, ED तथा पुलिस आदि को अपने शब्द जाल से इन सभी का समर्थन प्राप्त करके देश की बर्बादी कर रहे हैं। इन सभी के समर्थन से ये अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अंधभक्त हिंदू वापस इतिहास को दोहराना चाहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास से सबक न लेना भारत के हिंदुओं की फितरत रही है, और यही इसकी फितरत देश को बर्बादी, गुलामी और पतन के रास्ते की ओर ढकेल देती है। यही इनकी ये फितरत देश को बर्बादी, पतन और गुलामी की ओर ढकेल देती है। इस नरेंद्र मोदी ने 2014 ईस्वी के लोकसभा चुनाव प्रचार में अपने किए हुए वादे को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी लोकप्रियता को देश विदेश में भुनाने के लिए लगातार ये विदेश की यात्रा करने लगे, और उस विदेश की यात्रा में इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया फूंक दिए। साथ ही साथ वहाँ से आने के बाद ये चुनाव प्रचार राज्यों आदि के, UP, झारखंड राज्यों आदि के चुनाव प्रचार आदि में व्यस्त हो जाते थे। उसमें भी चुनाव प्रचार, रैली तथा मीटिंग में इसने कई फालतू समय बर्बाद किए, जिसकी वजह से और हज़ारों करोड़ रुपया उसमें फूके भी। और उसके बाद मीडिया में पोस्ट देना और मीडिया में पोस्ट देते हुए इंटरव्यू देना, इसी में ये ज़्यादातर फालतू समय में व्यस्त करते रहे, जिसकी वजह से बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। और इन्होंने ये बोलते हैं कि मैं 18 घंटा काम करता हूँ, ये बोलते हैं कि मैं 18 घंटा काम करता हूँ, लेकिन 18 घंटा भले ही वो 8 घंटा काम करे, लेकिन 8 घंटा भी सही ढंग से उसको काम करना चाहिए। अगर सही 8 घंटा भी वो सही ढंग से काम करता तो देश की आज ये दुर्गति नहीं होती। ये अपने 7 साल के कार्यकाल में मुश्किल से लगभग 4 साल ही ठीक तरह से काम किए होंगे। ये चुनाव प्रचार, रैली और विदेशों में यात्रा, ये झाड़ू मारने का कार्यक्रम और कई ऐसे मीडिया में पोस्ट देने का, फिर उसके बाद भाजपा के ये हर एक साल पूरा होने का जश्न मनाने में ही ज़्यादा समय, फालतू समय में बर्बाद किए। और दूसरा, इन्होंने अपने आलोचकों को दबाने के लिए, अपने विरोधियों को दबाने के लिए उसमें ही ज़्यादातर दिमाग लगाते रहे, जिसकी वजह से देश पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और देश में ध्यान नहीं देने की वजह से आज देश की ये दुर्गति हो रही है। न तो इन्होंने कोरोना पे कंट्रोल किया, कोरोना के आज भयंकर मतलब भीषण में कितने लाखों आदमी मर गए, लेकिन ये उस समय भी बंगाल के राज्यों आदि के चुनाव प्रचार में बिजी थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब विदेशी मीडिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फटकारा, तब जा कर के चुनाव आयोग पे एक्शन लिया, तब जा कर के इन्होंने चुनाव प्रचार को बंद किया। इस तरह से मेरे ख्याल से देश के हित के लिए ये काम नहीं करते हुए ज़्यादातर इसी में फालतू समय बर्बाद किया। इसलिए मेरी इस देश के सुप्रीम कोर्ट आदि से यही विनती है कि ये चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री के, खासकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पे रोक लगना चाहिए, और वो लोकसभा के चुनाव प्रचार के अलावा प्रधानमंत्री किसी भी राज्यों या पंचायत चुनाव या नगर निगम के चुनाव में उसको जाने से रोक लगना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह
और राजनाथ सिंह और आदि जितने भी मतलब केंद्र के मंत्री हैं, वो भी अपने मंत्रिमंडल के देश का हित कामकाज को छोड़ करके राज्यों आदमी के चुनाव में ज़्यादा मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं। इनके प्रचार पे भी रोक लगना चाहिए, इनके भी मीटिंग पे रोक लगना चाहिए। दूसरा, अभी भी नरेंद्र मोदी अभी भी सुधरे नहीं है। अभी भी वो अभी 8 महीना बाकी है यूपी का चुनाव, और वो अभी से ही मीटिंग चालू कर दी है। देश का काम क्या करेंगे, मीटिंग करना शुरू कर दें। इसलिए प्रधानमंत्री को सिर्फ लोकसभा चुनाव में सिर्फ लोकसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार कर सकता है। किसी भी राज्य के चुनाव प्रचार में उसके ऊपर रोक लगना चाहिए, और केंद्र का जितने भी मंत्री है, केंद्र के जितने, उसके भी प्रचार पर रोक लगना चाहिए। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पे भी रोक लगना चाहिए। मुख्यमंत्री जो जैसे योगी आदित्यनाथ है, कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए चले जाते हैं। यहाँ देश में कोरोना में लाखों आदमी मारे गए, हज़ारों आदमी यूपी में मारे गए, लेकिन ये चुनाव प्रचार बंगाल का इधर उधर सर कहीं भी चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। कोई भी तरह किसी भी राज्य के मतलब अगर यूपी में चुनाव हो या किसी भी राज्य में चुनाव हो, और उस चुनाव में जो वहाँ के मुख्यमंत्री वो अपने राज्यों में चुनाव कर सकता है, लेकिन जहाँ चुनाव हो रहा है जिस राज्य में, और दूसरे मुख्यमंत्री को वहाँ पर चुनाव प्रचार पर रोक लगना चाहिए। और साथ ही साथ इससे मुख्यमंत्री के लिए भी, अगर वो मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार नहीं करके अपने राज्य के लिए कुछ काम करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुमूल्य समय होता है। प्रधानमंत्री को विधानसभा के चुनाव प्रचार आदि में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। उसके बदले वो फालतू समय व्यर्थ करने के बदले या उसके लिए मीटिंग करने के बदले अगर देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करते और तो अच्छा रहता है। हाँ, प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को या किसी भी राज्य के बीजेपी के कार्यकर्ता वो भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में, विधानसभा के चुनाव प्रचार में नहीं जा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजना चाहिए, जैसे जेपी नड्डा वगैरह है। कोई भी मतलब कि राज्य के या देश के कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसको बंगाल, बिहार या कोई भी विधानसभा के चुनाव प्रचार में भेजना चाहिए था। लेकिन इन्होंने खुद जाके प्रचार करके, खुद उसमें फालतू समय बर्बाद करके, वहाँ पे जाके मीटिंग करके इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग किया है। इसलिए प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके प्रचार के चुनाव प्रचार, मोदी के बाद भी अगर कोई भी प्रधानमंत्री अगर देश में होता है तो सभी के प्रति चुनाव, विधानसभा के चुनाव या पंचायत के चुनाव प्रचार पे उनके रोक लगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कोई भी हो, उसके चुनाव प्रचार पे रोक लगनी चाहिए। और इसलिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, और उसे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर उसके राज्य में अगर चुनाव होता है तो वो मुख्यमंत्री प्रचार कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे राज्यों में जा कर के, दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में जा कर के नहीं जाना चाहिए। अगर वो अपने राज्य के लिए अगर कुछ अच्छा करता है, राज्य के लिए करता है, तो कोई मुख्यमंत्री का भी समय बहुत बहुमूल्य होता है। इसलिए उसे इन दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार से बचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही गलती किया। ये कोरोना जो 2021 में कोरोना आया, उसमें भी उन्होंने मतलब कि इनका दिमाग वही था कि बस ज़्यादातर बंगाल के चुनाव प्रचार में चले गए, कहीं और के चुनाव प्रचार में चले गए। कोरोना में इतने लोग मर रहे थे, यूपी में लाश मतलब नदी में बह रहा था, कितने आंकड़े। लेकिन इनका यही काम है कि आंकड़ा छुपाना और मीडिया को ला करके दिखाना कि मीडिया वाले को खरीद करके बोला कि हमको अच्छा दिखाओ। लेकिन ज़्यादातर दिमाग इनका, मोदी और इनका जो दिमाग वही रहता है कि बस मीडिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं, नेशनल मीडिया को, और कुछ भी उलट-पुलट काम करते हैं और फालतू समय उसमें व्यस्त करते हैं और उसको अच्छा दिखाने के लिए बोलते हैं। और इनका भी, योगी आदित्यनाथ भी वही काम कर रहा था कि वो लाशों को मतलब कि वहाँ पे जो लखनऊ में लाश की मतलब कि लाश ज़्यादा तो वहाँ पे दीवार लगवा दिया। यहाँ पे जो मतलब कि प्रयागराज वगैरह में देखा तो लाश के सामने लाश को मतलब कि ताकि पता नहीं चले, जब विदेशी मीडिया में हुआ तो वो रामनामी वहाँ से उसे हटवा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद का काफ़ी दुरुपयोग किया। और कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री करता तो वो गलत करता है। इसलिए एक ऐसा नियम बनना चाहिए, प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर रोक लगनी चाहिए और मुख्यमंत्री को भी दूसरे राज्यों पे जाने पे, चुनाव प्रचार पे रोक लगनी चाहिए। साथ ही साथ इस देश में एक स्वतंत्र एजेंसी बनना चाहिए, क्योंकि
प्रधानमंत्री के हाथ में सीबीआई होता है, और सीबीआई क्या होता है, जो भी देश का प्रधानमंत्री बनता है वो क्या करता है कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए ईडी या कई ऐसे सीबीआई को मतलब छापा पड़वा देते हैं। ज़्यादातर उनका समय फालतू उस मतलब कि सीबीआई लोग को अपने विरोधियों को दबाने में लगते हैं। इसलिए इस देश में एक स्वतंत्र एजेंसी बनना चाहिए जो जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का अंकुश नहीं हो। वो कोई भी निष्पक्ष एजेंसी होनी चाहिए जो मतलब कि किसी भी जगह का जांच कर सकता है, कहीं भी जाकर निष्पक्ष जांच कर सकता है। न तो वो प्रधानमंत्री के अधिकार में रहना चाहिए, न तो किसी के अधिकार में, तो स्वतंत्र एजेंसी बननी चाहिए। और वो एजेंसी जो है सिर्फ किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। साथ साथ राष्ट्रपति जो है, आज जो ठप्पा मार राष्ट्रपति है, जो संविधान के ये प्रधानमंत्री ने जो ये काला कानून लाया है, किसानों के विरुद्ध 3 काला कानून लाए, वो जा करके राष्ट्रपति से पास करवा दे। कोई भी चला नोटबंदी हो, कुछ भी हो, या सीए, कोई भी ऐसा कानून होता है वो राष्ट्रपति से पास कर, राष्ट्रपति क्योंकि उसी के पार्टी का होता है वही बनाता है, इसलिए दबाव में वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए राष्ट्रपति का भी किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति भी एक निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष किसी पार्टी से नहीं होना, ताकि वो किसी प्रधानमंत्री के द्वारा अपने पार्टी के किसी प्रधानमंत्री के दबाव में नहीं आना चाहिए, वो निष्पक्ष ढंग से फैसला ले सके। जहाँ तक इसके हिंदुत्व की बात है, तो इन्होंने हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। राम मंदिर भी था, तो राम मंदिर तो वो रिटायर्ड हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जब रिटायर्ड हो रहे थे, जाते जाते उन्होंने उसका फैसला दे दिया। वो फैसला वो सोचा जाते जाते मैं भी क्रेडिट ले लूँ और उसकी वजह से ये होगा। नहीं तो 5 साल से तो ये खुद ही कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का और कांग्रेस को बहाना दे रहा था, लेकिन वो जाते जाते इसलिए रंजन गोगोई को इसका श्रेय जाना चाहिए। और दूसरा हिंदुत्व की बात की, जहाँ तक ये 370 की बात है, 370 पहले तो उसने मुक्ति महबूबा से 3 साल गठबंधन किया, काफ़ी सेनाओं को मरवाया, सब कुछ करवाया, और आतंकवादी अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ। और 370 इसने बाद में अभी 370 हटा करके, और 370 हटाने के बाद भी मतलब कि वहाँ पे आप कोई जाकर के, कोई भी हिंदू जाकर के वहाँ पे रहने के लिए रह नहीं सकते हैं। ये तो बोल देता है कि हाँ जाके रहो, लेकिन वहाँ तो आतंकवादी मार देगा। जो कश्मीरी पंडित भी कुछ डर से नहीं जा रहे हैं, जिसको हक है, जो बुला भी रहा है, लेकिन इसको ऐसा करना चाहिए। वहाँ का प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकता है जब तक 25 लाख 30 लाख हिंदू जो है, जो रोड पे ऐसे खानाबदोश की तरह ऐसे रोड पे पड़े हुए हैं, वैसे हिंदुओं को 25 लाख 30 लाख हिंदुओं को वहाँ पे बसाना चाहिए। और जिससे क्या होगा कि फिर वो समस्या सॉल्व हो सकता है, समस्या का निराकरण हो सकता है। जैसे चीन था, चीन ने क्या किया, जैसे वहाँ पे सिंजियांग प्रांत है या तिब्बत है, तिब्बत में क्या है, वहाँ पे सिंजियांग प्रांत में मुसलमान बहुत हैं। सिंजियांग मुसलमान बहुत होने के बाद वो लगातार आतंकवादी हमला करने की कोशिश करते। उन्होंने क्या किया, दूसरे हान समुदाय, जो दूसरे राज्यों के हान समुदाय को, जो बौद्धों आदि को वहाँ पे जाके ज़्यादा संख्या में बसा दिया सिंजियांग प्रांत में। और उइघुर समुदाय के जो मुसलमान के जो मतलब आतंकवादी संगठन चला रहे थे, राबिया कदीर वगैरह, सबको देश निकाला कर दिया। अब ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादा संख्या होने के बाद, ज़्यादा संख्या में दूसरे राज्यों के मतलब बौद्धों और हान समुदाय को मतलब वहाँ पे उठाने की वजह से अगर कहीं दंगा होता तो सेना को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसी से वही वो लड़ करके उसको दबा देता है मुसलमानों को। इसी तरह से कश्मीर में भी अगर ये किया है तो 25-30 लाख, कम से कम 30-40 लाख, अगर 70-80 लाख अगर कश्मीर की आबादी है, तो कम से कम 30-40 लाख अमरनाथ के लाइन में जो है ना, उस वहाँ पे कम से कम 30 लाख जो है बाहर रोड पे जो घूम रहा है, भटक रहा है, जो कई मतलब कि खाना बदोश रोड पे झोपड़े में रहते हैं, वो सबको वहाँ पे बसाना चाहिए, ताकि कभी भी हो तो सेना को समर्थन मिले। और वहाँ पे सेना को समर्थन मिलने की वजह से वो लफड़ा नहीं कर सके और वही लड़ करके उसको दबा दे। आज क्या होता है कि चारों तरफ दुश्मन है, इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, बीच में सेना है, लेकिन क्या किससे लड़ेगा, किसी उसको कोई सहयोग करने वाला नहीं। अगर यही ज़्यादा संख्या में हिंदू बस जाएगा तो वहाँ पे वो लफड़ा नहीं कर सकता है। जैसे कश्मीर में, जम्मू में है, जम्मू में कोई मतलब ज़्यादा संख्या में हिंदू है, तो इसकी वजह से वहाँ पे कहाँ मतलब कोई आतंकवादी हमला नहीं कर सकता है। तो ये पॉलिसी करना चाहिए। ये तो अभी कुछ किया नहीं, खाली बस दिखाता है कि मैंने जो है 370 हटा दिया। और 370 हटाने से क्या फ़ायदा, क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे जाके रह नहीं सकता, वहाँ पे तुमसे आदमी को बसाए नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत आदमी जाएगा तो ज़रा वहाँ पे कैसे ले सकता है। यहाँ तक सेना का मतलब कि वहाँ तो आतंकवादी लोग मार देंगे उसको। इसलिए क्या है, वो भी उसका प्लान फेल हो गया। जहाँ तक सीए की बात है, ये अवैध बांग्लादेशियों को भगाने की बात कहे थे। अभी तक आसाम में अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को नहीं भगा पाए। बंगाल में भी यही बांग्लादेशियों के नाम पर वोट लेते हैं। 2014 ईस्वी के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने
देश से अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाने के का वादा किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर भी अमल नहीं कर पाए। असम में तो ये मतलब गिनती तो करवाए, वो भी प्रधानमंत्री, पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में मतलब वहाँ का मतलब कि गिनती करने का, लोगों की गिनती करने का ये हुआ था, लेकिन उसके बाद ये इनके समय में पूरा हो गया। अगर ये उस समय मतलब कि अगर, और बाद में इन्होंने ये किया कि सीए कानून लाया, वो भी सीए कानून पास कर लिया, यानी पूरा देश के लोगों को अब प्रमाण पत्र देने के लिए कहने लगा। इसके लिए काफ़ी विवाद हुआ। इनको पूरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा करने की ज़रूरत क्या है, उसका प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत क्या है? सबको पता है कि बांग्लादेशी कहाँ पे है। यहाँ तक बिहार में जो है, बिहार में नीतीश कुमार को भी पता है कि बंगाल के बॉर्डर पे जो पूर्णिया, कटिहार और इसके किशनगंज वगैरह में अवैध मुसलमानों का ज़्यादा मतलब कि काफ़ी संख्या है। जो चुनाव वोटिंग के टाइम पे, वोट के टाइम पे उसको भगाया भी जाता है जब वोट देने के लिए आते हैं। तो सबको पता है कि वहाँ पे है। तो जो जहाँ है सबको पता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे है, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी कहाँ पे है, या असम में कहाँ पे है, या बंगाल में कहाँ पे है। तो उनको बांग्लादेशी मुसलमान जहाँ है तो उसको छानबीन करके वहाँ से उसको भगाना चाहिए। उसके लिए ये करना चाहिए। बिहार में तो इसका सरकार है 12-13 अभी तक एक भी बांग्लादेशियों को भगा नहीं पाया, और उसकी वजह से उसके लिए पूरा देश को इसने जानबूझ करके बदमाशी करना और दूसरे को बोला देखो कानून हम ला रहे हैं और विरोधी मना कर रहे हैं। लेकिन कानून ही तो गलत तरीके से लाते हो ना। क्या ज़रूरत है तुमको सब पूरा देश के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के कि भाई तुम देश का नागरिक हो कि नहीं? तुमको पता तुमने वादा किया था कि मैं मेन समस्या है कि अवैध बांग्लादेशियों को भगाना है। अवैध बांग्लादेशियों को भगाना है, सबको पता है कि असम में कौन सी जगह पे है, पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह पे है, तो बिहार में कहाँ पे है, दिल्ली में कौन जगह पे रहा, वहाँ से उसको भगाओ। वहाँ पे उसका प्रमाण पत्र लो। जो बंगाली मुसलमान है ठीक है, जो अवैध बांग्लादेशी मुसलमान है उसको भगाओ वहाँ से। तो ये ऐसा काम नहीं किया। ये तीनों मोर्चे पे असफल है। सिर्फ इसलिए हिंदुत्व के लिए मैंने कहने का मतलब क्या है कि हिंदुत्व के लिए भी ये जो हिंदुओं को भी मूर्ख बनाए। 3 मुद्दे थे। राम मंदिर तो चलो खैर कोई बात नहीं है, और रंजन गोगोई की वजह से हो गया। 5 साल तो ये जानबूझ के कोर्ट को और इसके बाद कांग्रेस को दोष दे रहे थे। वो तो कैसे भी लग गया। 370 का भी कोई मतलब नहीं। सीए कानून अभी तक एक भी बांग्लादेशी भगा नहीं पाए। अभी भी बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहा है, और खामखा सीए कानून लगा पूरा देश को परेशान करने के चक्कर में। यही परेशानी पहले नोटबंदी के टाइम पे किया था। हर एक मैटर पे ये परेशानी करता है। कोई भी नोटबंदी के कई लोगों को जानबूझ के लाइन पे लगवा दे। कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोग उसको तकलीफ़ में आए। उसके बाद जीएसटी लगा दिए, व्यापारी लोग भड़क गए। अब ये किसान आंदोलन के पीछे लगे हुए हैं। इसमें 3 काला कानून लगा दिया, राष्ट्रपति से पास करवा दें। राष्ट्रपति तो ठप्पा मर गए, राष्ट्रपति इसको मतलब कि पास कर दिए हैं, और अब ये इसके लेकर के लफड़ा चल रहा है। किसान दिल्ली बॉर्डर पे जमा है, बैठे हुए हैं इस कानून को हटाने के लिए। इसको ये समझना चाहिए कि जब ये चुनाव प्रचार हुआ था, जब ये मतलब कि देश का प्रधानमंत्री पहले बने थे, तो इसको पहले से खाका तैयार करना चाहिए। इन्होंने किसान से भी वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनी तो मैं मतलब लागत से दुगुना पैसा दिलवाऊंगा तुमको। लेकिन बाद में वो मुकर गए उससे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2016 ईस्वी में उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून ला दिया, यानी मतलब व्यापारियों को भूमि देने के लिए। उसके लिए काफ़ी विरोध हुआ। कांग्रेस आदि के विरोध करने के बाद ये जो है फिर वापस वो कानून लिया। अब इसने जो है जाकर के 2020 में जून में गलत तरीके से संविधान के विरुद्ध वो पास करवा दिया उसको। मतलब 3 काले कानून जो व्यापारियों को फ़ायदा देकर अडानी और अंबानी को फ़ायदा दिलाने के लिए, ताकि मतलब कि किसान लोग भड़क गए। इनको ये समझना चाहिए कि देश का विकास कैसे होता है। देश का विकास इस तरह से होता है। पहले तो जैसे ये शुरू में जब प्रधानमंत्री बने थे उसी समय पहले ये देखना चाहिए ज़मीन तो वही का वही है, ज़मीन जो है वही का वही है, लेकिन लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। पहले तो इसको क्या करना चाहिए कि पहले इस देश में कितने बेरोजगार हैं, पहले उनकी गिनती कर लेनी चाहिए। गिनती करने के बाद उसके बाद ये देखना चाहिए कि देश में फालतू ज़मीन बंजर कितने ज़मीन पड़े हुए हैं। किसानों की ज़मीन लेने की ज़रूरत क्या है। आज मान लीजिए कि किसान की ज़मीन है, खुद है, मान लीजिए किसी को अगर 25 बीघा 20 बीघा ज़मीन है, उसके 4 लड़के हैं तो 5-5 बीघा पड़ेगा, और फिर उसके बाद 4 के
4 बच्चे हुए तो फिर क्या क्या बचेगा? ज़मीन तो वही का वही है, लेकिन मनुष्य आबादी बढ़ते जा रहा है। इसके लेकर के नया कुछ स्कीम लगाना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र आदि कई ऐसे जगहों पे, झारखंड कई जगह पे देखा, कई जगह बहुत जगह ऐसी जगह पे जहाँ पे हजारों लाखों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है। उस बंजर ज़मीन पे क्या करना चाहिए? जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो रही है वहाँ पे स्कूल खोल देना चाहिए, या बंजर ज़मीन पे भी वैज्ञानिक ढंग से खेती करना चाहिए, अस्पताल खोल देना चाहिए। इसको स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूरत क्या था? स्मार्ट सिटी अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। खामखा नया शहर बसाना चाहिए, उससे कई बेरोजगारों को नौकरी मिलता था। और देश में मतलब कितने बेरोजगार हैं। और अगर ये ऐसे अनेक शहर बचाते जो बंजर को ज़मीन को जो आबाद करके, लाखों बंजर ज़मीन को आबाद करके उसके बाद वहाँ पे अगर खेती बाड़ी करवाते तो आज या मतलब हॉस्पिटल दवाखाना करते, एक नया शहर भी बनता, नया गाँव भी बनता और लाखों करोड़ों आदमियों को, बेरोजगारों को नौकरी मिलता। लेकिन इन्होंने किया नहीं। जहाँ तक पानी की सवाल है, देश में बाढ़ बहुत आ जाता है। बिहार में, यूपी में काफ़ी बाढ़ आ जाता है। तो वो बाढ़ जहाँ पे महाराष्ट्र आदि कई ऐसे राज्यों में जो है पानी की कमी होती है, तो ऐसे पाइपलाइन, रेलवे जैसा ऐसे पाइप लगाना चाहिए ताकि वो पानी जो है उस जगह पे मतलब कि वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि बाढ़ों में नुकसान होता तो वो पानी अगर जहाँ सूखा राज्य है, राजस्थान है, वहाँ पे अगर वो पानी पाइप के जरिए अगर सप्लाई कर देगा तो उससे क्या है, वहाँ के पानी की कमी हो जाएगी और वहाँ बाढ़ से भी लोग बच जाएंगे। ये तो क्या करते हैं, या दूसरा इन्होंने या भी जाते हैं, ये जा कर के इजराइल गए थे। इजराइल में जा कर के वहाँ पे इजराइल के लोगों मतलब प्रधानमंत्री ने दिखाया कि मैं कैसे समुद्र के पानी को मीठा करता हूँ। ये बराबर वहाँ जाकर शान से देख रहे हैं। इनको ये जानना चाहिए कि बम्बई में पानी की कमी है, बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वही इजराइल के लोगों को बुला करके बोला ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ के पानी को मीठा कर दो, तो आज बम्बई में पानी का कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या, ये तो सब बस इसको घूमना है, जा करके यहाँ से वहाँ घूमना है, वहाँ से वहाँ घूमना है, बस खाली देखना है, बस वो देख करके आ जाना है, कुछ तो करना नहीं है। इसी तरह से देश के विकास, कई तरह के विकास करने का इसको मौका था, अवसर था, लेकिन ये फालतू समय बर्बाद करके इसमें जो है, इसने समझिए 18 घंटा जो बोलता है ये मैं काम करता हूँ, इसमें मतलब मात्र 8 घंटा 10 घंटा तो इसका फालतू में ही समय में गया। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। मैंने भी चुनाव के प्रचार के समय में पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में बोला था कि ये नहीं जीतेगा, लेकिन अगर ये लास्ट में ये भी बोला था अगर ये जीतता है तो झूठ की जीत होगी। और आज मेरा आधा तो ठीक है वो जीत गया, लेकिन उसमें बोला था कि इसको सबक मिलनी चाहिए, अगर ये जीतता है तो झूठ की जीत होगी। और मेरी आधी झूठ हुई कि मैंने इसको बोला था ये जीते ना महागठबंधन की सरकार से, लेकिन मेरा आधा झूठ ही इसके ऊपर काल बन के टूट रहा है अभी, बराबर ना। और इससे बेहतर है अगर ये नहीं सुधरता है तो इसको खुद को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इसको किसी तरह से इससे इस्तीफा दिलवाना चाहिए। क्योंकि इसके रहते अब तो मुश्किल है कि देश का बेहतर भविष्य, या देश को इस तरह से इसने नुकसान कर दिया कि अब देश मतलब कि उभर नहीं सकता। इनके जाने के बाद ही देश कि मतलब कि इसके रहते आप देश के बेहतर भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कोरोना के टाइम पे जब 2020 में कोरोना आया था तो इसने क्या किया कि पूरा देश को और लॉकडाउन कर दिया, पूरा देश को लॉकडाउन कर दिया। 519 केस था, पूरा देश को लॉकडाउन, 2 महीना 2.5 महीना पूरा अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा गया। और अब वो बेस कमज़ोर हो गया। चीन ने क्या किया था, चीन से भी कोरोना वायरस आया था, लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ पे जो वुहान शहर है जहाँ कुछ था, पूरा चीन को लॉकडाउन नहीं किया, कुछ जगह पे उसने लॉकडाउन किया, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में करके उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये पूरा देश को ही लॉकडाउन कर दिया। तो इस तरह से कई तरह के उलझुल, इससे कितने लोगों को रातों रात लगा था, जिसपे लाखों पब्लिक जो है रोड पे आ गए। कितने मजदूर लोग सला भूखे प्यासे, कितने पैदल चल करके हज़ारों किलोमीटर जाके पैदल चल करके अपने गाँव गए। और उसने यहाँ तक कि इतना होने के बावजूद भी ट्रेन चालू नहीं करता, बस चालू करे। 2 महीना 2.5 महीना ऐसे पब्लिक को काफ़ी परेशान हो, उसके बाद भी कितने मजदूरों को कितने तकलीफें झेलना चाहिए। उसको पूरा देश को लॉकडाउन करने की ज़रूरत क्या था। लेकिन इस तरह से कई तरह की हरकतें इसकी जो है मतलब कि इस हरकत की वजह से है कि नहीं, इसको ये मतलब सुधरने वाला नहीं है और इसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। जहाँ तक ये रामदेव की बात है, ये रामदेव हाँ एक मिनट थोड़ा सा, जहाँ तक इस रामदेव की बात है तो ये रामदेव जो है दवाई के लिए तो दवाई में तो थोड़ा काम अच्छा किए। आज ये भी क्या है, सरकार क्या मतलब कि ये बन के रहे। और रामदेव ने भी चुनाव प्रचार के पहले जो है ना यही सब बातें करते थे कि 2 लाख क्या कहते हैं, अगर मतलब देश में जो है
विदेशों से जो स्विट्ज़रलैंड से जो काला धन आ जाएगा, अगर काला धन आएगा तो प्रत्येक जनता के खाते में जो है 15-15 लाख रुपया जाएगा और देश अमीर हो जाएगा। 14 लाख करोड़ का कुछ स्विट्ज़रलैंड में बैंक में जमा है। तो नरेंद्र मोदी ने उसी समय बोला कि ठीक है, मैं कोई बात नहीं, चुनाव प्रचार में उसको तो प्रधानमंत्री बनना था, उसने बोल दिया कि मैं 100 दिन के अंदर में ला दूंगा, और 100 दिन का चला 7 साल हो गया, अभी तक नहीं लेके आए पाए। दूसरा ये रामदेव की वजह से, जैसे गुरु वैसे चेले, और रामदेव की वजह से फंस गए। दूसरा रामदेव की ये गलती है कि रामदेव क्या बोलता है, तो हिंदू धर्म के लिए भी बोलता है कि वो मतलब कि शनि महाराज को गाली देता है, बोलता है हमारे हाथ में भाग्य नहीं है, इसकी वजह से मैं मतलब कि देखो, लेकिन हमारे जैसे भाग्यवान कौन है। मैं बोलता हूँ कि इस तरह भाग्य है ही नहीं, भाग्य अगर नहीं है इसीलिए तो वो भागते जा रहा है। अभी वो चला कोई आदमी, इसलिए वो अभी तक भाग रहा है। पहले औरत का कपड़ा पहन करके भागे, अरे देखो, पहले तो औरत का कपड़ा पहन करके भागे, और अब जो है क्या कहते हैं, एक स्वाभिमान पार्टी बनाया था उसने, वो भी पार्टी अभी बंद हो गया, बाद में बोला इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी हो गया। अब जब वो लोग पूछते हैं कि भाई 15-15 लाख रुपया जो बोले थे, आपने बोले थे कि वो देश ये हो जाए, स्विट्ज़रलैंड का पैसा कहाँ गया, तो उसमें भी भाग रहे, अभी तक भाग रहे, भाग्य नहीं है इसलिए भाग रहे हैं। और शनि की 7.5 अभी चल ही रही है, शनि को गलत बोलते हैं, शनि की पूजा करते हैं, अभी सारा डॉक्टर लोग इनके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा, इसको ये सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, तुम दवाई बेचते हो, जहाँ तक भाग्य नहीं है की बात है, तो सदा भाग्य है कहाँ इसका। अगर भाग्य होता तो जिस लाइन में ये जिस साधु लाइन में आए, योग लाइन में आए, उसमें अभी तक ये 5% भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। योग की मतलब खाली आसन प्राणायाम कर लिया और दवाई बेच लिया तो क्या योगी हो जाता है क्या। अभी 2000 जब ये मतलब औरत का कपड़ा जब पहन करके भागे थे दिल्ली से, रामलीला मैदान से, तो 5 दिन भी ये भूखे नहीं रह पाए। और उस समय डॉक्टर को बोलता है कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक डॉक्टरों को गाली देता है, बोलता है कि चले ये तो कुछ नहीं, एलोपैथिक कुछ नहीं, आयुर्वेदिक है। उस समय इसको क्या, इसके आयुर्वेदिक काम नहीं आया, और जाके झोली ग्राउंड हरिद्वार के देहरादून के झोली ग्राउंड में जाकर के इससे एडमिट हुआ था। ये 5 दिन भूखे नहीं रह पाए और मतलब बीमार पड़ गया। नतीजा क्या हुआ कि मरते मतलब कि मरने की जब हालत में गए तो जाकर के हिमालयन हॉस्पिटल जो वहाँ का जो देहरादून में इसको भर्ती करना पड़ा, और वहाँ जाके उस समय सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर ही इसका काम आया। तब जाकर के रविशंकर जो है आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर ने इसको जो है क्या कहते हैं, जाकर जूस पिला करके जो है छोड़वाया। तो मतलब 5 दिन में ये हॉस्पिटल पहुँच गया। वो भी चला जाके एलोपैथिक डॉक्टरों से इसको ये पर, अब ये एलोपैथिक डॉक्टर को गाली देते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है कि ये रामदेव बोलता है एलोपैथिक का गाली देता है। अब ये योग की जो बातें करता है, योग में तो इसने 5% भी अभी काम, योग की जो कुंडली जागरण होता है, कुंडली जागरण तो इसका हुआ ही नहीं। खाली आसन प्राणायाम कर लिया, और आसन प्राणायाम करके कैसा था लोगों को योग सिखाता है, दवाई के बारे में तो कुछ जानकारी ले लिया है, इसीलिए इसका वाकई में भाग्य नहीं। दूसरा, अगर ये बोलता है कि अगर ये बोलता है कि डॉक्टर लोग की बातें करता है, जो डॉक्टर लोग हैं आज एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मतलब कि लाखों डॉक्टर मर गए, कितने हैं, पहले तो हज़ारों डॉक्टर बोल रहे थे, फिर उसके बाद 2000 बोले, फिर 10,000 बोल दिए, लेकिन इसमें भी चला वाणी में इसका सही हमले। अब मैं इस रामदेव को बताना चाहता हूँ, इस रामदेव को बताना चाहिए कि दवाई जो है, अगर मान लो आतंकवादी है, मतलब कि अगर कश्मीर में या कहीं भी कश्मीर में या आतंकवादी लड़ रहे हैं, आतंकवादी से सेना लड़ रहे हैं, तो सेना भी मरता है, आतंकवादियों से मरता है। क्या मतलब कि वो मतलब कि जो सेना मर रहा है, तो इसका मतलब कि वो मतलब उसके पास ताकत नहीं है। तो सिर्फ इसी तरह से डॉक्टर भी तो एक मतलब कि आतंकवादियों से, कोरोना जैसे आतंकवादियों से लड़ रहा है, और लड़ते वो मर रहे हैं, तो शहीद हो रहे हैं वो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कहेगा, और उसमें जीतते भी हैं, मारते भी हैं वो। तो इस तरह से ऐसा नहीं होगी ज़रा पूरा बोलेंगे कि डॉक्टर मर रहे हैं तो ज़रा गलत कर रहे हो, सेना पे जो सेना मर रहे हैं उसको शहीद की दर्जा और वीर का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर को बोलेंगे अरे ये डॉक्टर भी मर रहा है। तो तुम्हारा कोरोनिल जो है, अगर ये बोलता है कि नहीं हमको सब पूरा कोरोनिल हमारा जो है ना आयुर्वेदिक को दे दो, सर्जरी को छोड़ करके, इस मुल्क को रामदेव को ये पता होना चाहिए कि देश में कितने अस्पताल हैं। तुम इतना अस्पताल तो खोल करके बैठो आयुर्वेदिक का, पब्लिक जाएगा किधर? तुम्हारे कौन सा कितना मतलब कि हॉस्पिटल है तेरे आयुर्वेदिक का, कितने हॉस्पिटल के? जब हॉस्पिटल का आयुर्वेदिक बस बोलना है कि बस हमको पूरा दे दो, सर्जरी को छोड़ करके फिर मैं कर दूंगा, पब्लिक जाएगा किधर? क्या पतंजलि में जाएगा? पतंजलि का तुम्हारा दुकान में जाएगा सर इलाज करवाने के लिए?
बस तो ये चीज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ को रामदेव को ये समझना चाहिए, रामदेव और जहाँ तक कुंडली जागरण की बात है, कुंडली जागरण तो इसको है नहीं। दूसरा क्या है, उच्च स्तर की समाधि प्राप्त योगी भी नहीं है, खाली आसन प्राणायाम इसने सीख लिया और इस तरह से इसको बोलना भी नहीं चाहिए। और डॉक्टर जो बेचारे अभी 2021 के कोरोना में जो इतने उन्होंने बेचारे तकलीफ़ उठाए, और उसके लिए उसको और सराहनीय बोलना चाहिए, उसको अच्छा बोलना चाहिए। उल्टे चला उसको ही बुराई बोलता, IMA ने इसे केस, IMA इसको मानहानि का दावा कर रहा है, 1000 करोड़ का वादा, 1000 करोड़ देने के लिए ये दावा किया है। जो भी हो, कोई भी चीज़ क्या होता है, कोई भी ठीक है, इसका कोरोनिल का दवा है या इसका आयुर्वेदिक दवाई है, ऐसी आयुर्वेदिक दवाई भी इसके अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसके दवाई में खराबी है, लेकिन जो कोरोना वैक्सीन एलोपैथिक को भी अच्छा मानना चाहिए। लास्ट में यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, रामदेव को भी अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए और साथ साथ प्रधानमंत्री को भी चुनाव प्रचार से दूर रहना चाहिए और देश के हित के लिए काम करना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। अगर वो कर्तव्य का निर्वाह करता है तो देश के लिए हित में होगा। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।